हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य से 24 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत में जितने भी वायसराय हैं उन सब के बारे में जानेंगे। उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इनके बारे में भी जानेंगे। तो एक बार ओवरव्यू करते हैं हम लोग कि कब क्या हुआ था। 1757 और 1772 इस समय जो चला था, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद चला था। उसके बाद 1773 से 1832 बंगाल का गवर्नर जनरल चला। मतलब पहले क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर पद था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पद आ गया। उसके बाद 1833 से 57 तक भारत का गवर्नर जनरल चला। तो बंगाल हट के अब भारत आने लग गया। फिर भारत का गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1858 से 1940 तक वायसराय का पद चालू हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था तो उस समय भारत का पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बना। फिर उसके बाद 1857 का क्रांति हुई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने देखा कि कंपनी अच्छे से हुकूमत को नहीं चला रहे हैं, इसलिए कंपनी के हाथों से सत्ता छीन कर अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में हुकूमत ले ली। उसके बाद ये वायसराय का पद 1858 से चलने लगा। पहले हमारे भारत के जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। इनका शासनकाल था 1757 से 60 तक। फिर एक बार और बने थे 1765 से 67 तक। इन्होंने अपने शासनकाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया। इस प्रणाली के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव के समय प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। अभी कंपनी के हाथों में ही रहेगी। 1858 के बाद वायसराय का पद आता है, तब कंपनी का शासन समाप्त होता है, पर अभी कंपनी का शासन बरकरार रहेगी। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ट कैरियर और उसके बाद ये दोनों आए। उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल आता है, जो कि गवर्नर बने। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट कहता क्या था? इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, संसदीय प्रणाली स्थापित करना, राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। और इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुआ था, और इसलिए पहली न्यायाधीश एजिला एम्पे थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। फिर इनके साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, द बंगाल गैजेट का प्रकाशन इसी समय काल में हुआ था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरियों को दूर करने के लिए अंग्रेज के हितों की रक्षा करने के लिए एक एक्ट आया 1784 में। ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट को पारित कर दिया, और इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड को स्थापना की गई। विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया। जब नियंत्रण कंट्रोलिंग बोर्ड बना इंग्लैंड में, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोला मैं नहीं अब करूँगा। तो इन पे ना केस मुकदमा लाद दिया गया, क्या मतलब महाभियोग चला दिया गया इनके खिलाफ। फिर बाद में कोर्ट वोट से फैसला आया कि नहीं, ये निर्दोष थे, तो फिर इनको बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया। इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1773 से 1793 तक था। देखिए दोस्तों, हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा, वरना वीडियो को देख लीजिएगा बार बार। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत को क्या करने वाले थे? 3 महत्वपूर्ण चीज़ की व्यवस्था करके गए थे वो। भारत पहले अस्त व्यस्त था, तो उन्होंने क्या करवाया? पहले सिविल सेवा, उसके बाद पुलिस व्यवस्था करवाया, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त करवाया। सिविल सेवा और पुलिस का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है
सिविल सेवा के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी और कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी नियुक्त करवाया। उसके बाद 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि योजना लागू करके क्या किया कि 90% भाग कंपनी को मिलना था और जो जमींदार थे को केवल 10% भाग मिलता था। ये योजना कौन लाए थे? जॉन शोर ने बनवाया था। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1773 से 93, तो वो भी थे, इन्हीं की चर्चा हो रही है। इनके शासनकाल में और क्या हुआ? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसमें क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम का किला चारों ओर से अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया। उस समय टीपू सुल्तान थे तो उनके साथ संधि हो गई। ये क्या हो रहा था? ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के कारण शासन के काल में ये सब हो रहा था। फिर आते हैं हमारे सर जॉन शोर। हमारे साथ फिर आते हैं सर जॉन शोर। खारदा का युद्ध, मराठों का निजाम, ये सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ। फिर ये बहुत शॉर्ट है, याद रखिएगा। खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के शासनकाल में। फिर लॉर्ड वेलेस्ली, इसे बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? लॉर्ड वेलेस्ली को। उनके बाद इनके शासनकाल में सहायक संधि प्रणाली हुई, बसिन की संधि हुई, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। फिर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वेलेस्ली के द्वारा प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर इसके बाद चौथा एंग्लो मैसूर वाद चल ही रहा था। अंग्रेजों और हैदर अली तथा उनके पुत्र टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान, के बीच समय समय पर युद्ध होते हुए उसके बाद 32 वर्ष तक यानी कि 1767 से 1799 तक 4 युद्ध लड़े गए। चारों युद्ध के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है पहला मैसूर वॉर, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड ऑलेस्ट के शासनकाल में। दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92 के बीच कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। और वेलेस्ली भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाए रखे थे। अभी एक 3 है जो कि बहुत शॉर्ट है, इनके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के गीजापुर में मृत्यु हो गई लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1805 में। सर जॉर्ज वार्लो, वेल्लोर का विद्रोह, सिपाही विद्रोह वेल्लोर में हुआ था 1806 में। तो ये सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में, शायद इनको गोली मार दी गई थी। फिर उनके बाद लॉर्ड मिंटो अमृतसर की संधि इनके शासनकाल में हुई। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, मतलब इनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। इनके शासनकाल की बात करते हैं तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो थे। मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। कौन की? सर थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। और इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया। पहले बंगाल में, उसके बाद बम्बई में आया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के बाड़ा महल में शुरू हुई। ये पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू हुई, तो बाड़ा महल में। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है मद्रास में। आगे आ जाते हैं 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल चला। 1833 के चार्टर एक्ट आया, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल भारत, मतलब उसके तहत क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इस विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। यानी कोई पूछेगा आपसे कि विलियम बेंटिंग क्या हुए थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल के नहीं, भारत के। ये सब अब स्टार्ट हो गया भारत का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट इम्पोर्टेंट असली कहानी तो अब शुरू होती है, एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं।
राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ठगी प्रथा को भी ख़त्म कर दिया था, बैन लगा दिया था। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी थी और अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया और नारे सड़कें के भी सार्वजनिक सुधार करवाए, मरम्मत करवाई। फिर आ जाता है मेटकॉप का शासनकाल। मेटकॉप के शासनकाल में बस प्रेस पर जो बैन लग गया था उसको सुधरवाने के बाद स्वतंत्र करवा दिया गया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 to 1842। फिर एलनबरो का शासनकाल आया था 1842 to 1844। दास प्रथा का अंत करवा दिए। फिर हार्डिंग्स का शासनकाल, एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस समय 1844 से 1848 तक। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आता है दोस्तों। इनको हड़प की नीति करने वाला बोला जाता है गवर्नर जनरल, और ये लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। रेलवे का विकास हुआ। पहली रेल डीजल शासन 1853 में आपको जानते हैं बम्बई से थाने के बीच चली थी। डलहौजी के शासनकाल में संचार प्रणाली का विकास हुआ। आगरा और कलकत्ता के बीच शुरू हुआ संचार प्रणाली। डलहौजी के शासनकाल में 1954 में डाक अधिनियम पास हुआ। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ डलहौजी के शासनकाल में। 1848 से 1856 तक था काल इनका शासनकाल। सिविल सेवा का अधीन पदों को भी नियुक्ति कम इन्होंने करवाया। और पहले हमारे आईएएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में बने थे। और हड़प की नीति जो मैंने आपको पहले ही बताया है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी ने लाया था। इसमें होता क्या था, जो भी राजा होते थे, जो भी रियासत के राजा होते थे, अगर उनका कोई पुत्र नहीं हुआ तो उनकी सारी राजस्व को ये हड़प लेते थे और उस पर अधिकार कर लेते थे। फिर उसके बाद सबसे पहले ये कहाँ पर ये नियम कहाँ लागू हुआ था? हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज में विलय होने वाला पहला राज्य सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे चलकर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों को भी नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। अब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत ही फेमस रिवोल्ट। इस विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। एक नोट करने वाली बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनके बाद अब वायसराय का पद शुरुआत होता है। देखिए दोस्तों, वायसराय का पद शुरुआत होता है तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके बाद का जो पार्ट है, अगला पार्ट मैं बताऊंगा। तो इस पार्ट 2 में आपको बताऊंगा 1947 तक माउंट बेटन के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। शुक्रिया आप लोग को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।